डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आज कवि नागार्जुन रचित कविता बादल को घिरते देखा है के शेष अवतरणों का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने यह समझा कि नागार्जुन कवि यद्यपि प्रगतिवादी चेतना से संपृक्त हैं, तथापि उनकी बहुत सारी कविताएं प्रकृति का मनोरम चित्र प्रस्तुत करती हैं। ऐसी कविताओं में यह कविता है बादल को घिरते देखा है, जिसमें आसमान में धूम धुआरे काजे कारे बादलों को घिरते हुए, उमड़ते हुए, घुमड़ते हुए देखते हैं कवि नागार्जुन। और यह एक भौगोलिक क्षेत्र का भी चित्रण करती हुई यह कविता है। मानसरोवर झील का चित्र आपने देखा था और कमल के खिलते हुए पुष्पों का चित्र आपने देखा था, और कैसे मानसरोवर झील के ऊपर हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, जो बर्फ से ढकी हैं, उसके आसमान पर बादल को घिरते हुए देखा है कवि नागार्जुन ने, और उस मनोहारी मनोरम दृश्य को अंकित करते हैं इस कविता में कवि। इस वक्तव्य को देखते हैं, इस अवतरण को, जिसमें कवि कहते हैं, अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, अब मोती के समान उसके जो कण हैं, बादलों के, बादल जो घिरते हैं, और फिर मोती के समान उसके जो छोटे छोटे कण हैं, जो मोती के समान झिलमिलाते हैं, चमकते हैं। रंग की योजना यहाँ परिलक्षित होती है। छोटे छोटे प्रणुक्ति प्रकाश अलंकार है, कविता में चित्रात्मकता है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को घिरते हुए बादल, और बादल के जो तुहिन कण हैं जो मोती के समान झिलमिलाते हैं, ओस की बूंदें हैं जो मोती के समान झिलमिलाती हैं, और मानसरोवर के झील में जो खिलने वाले कमल के पुष्प हैं, विभिन्न वर्णों के, नील वर्ण के, श्वेत वर्ण के, लाल रंग के जो कमल के पुष्प हैं, उन कमल की पंखुड़ियों पर वे शबनम की बूंदें, वे तुहिन कण मोती के समान जगमगाते हैं, झिलमिलाते हैं। कितना मनोरम दृश्य को अंकित किया है कवि नागार्जुन ने इस कविता में। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर झील में जो असंख्य कमल के पुष्प प्रस्फुटित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, उनकी पंखुड़ियों के ऊपर तुहिन कणों के समान गिरते हुए, ओस की बूंदों के समान गिरते हुए कवि नागार्जुन चित्रित करते हैं। हमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की वह कविता ध्यान आती है, जब मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, और बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। मैथिली शरण गुप्त की उस कविता का भी प्रभाव नागार्जुन की इस कविता पर दिखता है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने कहा था कि बादल हिंदी साहित्य के कवियों के लिए प्रिय रहा है। बहुत सारे कवियों ने बादल पर कविता रची है। प्रकृति के
सुकुमार कवि माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, और उन्होंने भी बादल पर कविता रची। जब वे लिखते हैं, धूम धुआरे काजल कारे हम ही बिखरारे बादल, सुरपति के हम ही हैं अनुचर जगत प्राण के भी सहचर। तो बादल संबंधी बहुत सारी कविताएं हिंदी साहित्य में हमें मिलती हैं, और उसी श्रृंखला में नागार्जुन रचित यह कविता है। जब कोई कवि लिखते हैं, आना जी बादल जरूर, खेतों के पानी खजूर हिलेंगे, तालों के पानी बबूल, आना जी बादल जरूर, आना जी बादल जरूर। तो यहाँ भी बादल का चित्रण है। नागार्जुन के इस काव्य में भी हम बादल के मनोरम चित्र को देख पा रहे हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। भावपक्षीय विशेषता और कला पक्षीय विशेषता का अनुशीलन हमने यह देखा कि तत्सम शब्दों का अर्थात संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी कवि नागार्जुन ने किया है, जैसे कि तुहिन कर्ण, इसके अलावा अमल धवल गिरी। ये सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम यहाँ देख रहे हैं। साथ साथ भाषा शैली सुगम है, सुबोध है, सरल है। तो नागार्जुन की इस कविता की विशेषता है कि इसमें प्रकृति के रमणीय दृश्यों को कवि ने अंकित किया है, चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है। आज के इस वाचन के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा।